नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट प्राइमरी लेवल सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग 2020 का जो प्रश्न पत्र हल है उसका हम बात करेंगे। जो जनवरी में पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्व पेपर बात करेंगे, जहां पे आपके बाल विकास, गणित, पर्यावरण और लैंग्वेज के प्रश्न रहने वाले हैं। सभी को पता है सीटेट एग्जाम को क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेवल जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम सीडीपी की बात करेंगे, जिनमें से पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो समस्या समाधान क्षमताओं को समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर जो है सुसाध्य किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो जो अध्यापक जो है अधिगम कठिनाइयों से जो छात्र जूझ रहे हैं, बालक बालिकाएं, उनको संबोधित करना है तो एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, यह जानना जरूरी। देखिए, एक अध्यापक को व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनानी चाहिए, दृश्य शब्द सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? बी ऑप्शन, शिक्षक को नहीं करना चाहिए। अगला है सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है। तो सृजनात्मक की पहचान का जो प्रमुख लक्षण होता है वह होता है अपसारी चिंतन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होता है। सबसे प्रभावशाली, और वह होता है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक अध्यापिका को जो दिया गया किसी कार्यकलाप है उसमें छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण क्यों करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। आपका अगला प्रश्न है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो अधिगम की अभिप्रेरणा होती है उसको किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है। तो उसको दोस्तों प्रवीणतामुखी लक्ष्यों पर जोर देकर कायम रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है शर्मिंदगी क्या होती है। देखिए, शर्मिंदगी का इंसान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्या, कैसा प्रभाव पड़ता है? इंसान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपका अगला प्रश्न है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला आपका प्रश्न है अधिगम के लिए इनमें से कौन सी धारणा जो है उपयुक्त होती है। जी हाँ दोस्तों, अधिगम के लिए इनमें से कौन सी धारणा जो होगी जो उपयुक्त होगी, और वह होती योग्यता सुधार कार्य। इनमें से कौन सी परपाठी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है, और वह होती है अन्वेषण और संवाद। आपका अगला प्रश्न है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। तो बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है? जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए तो बच्चों में सीखने में कठिनाई होती है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था संतुलित उत्तेजना और वहाँ पे कोई भय ना होना। आपका अगला प्रश्न है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो दोस्तों आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर जो है प्रतिरूपित करके किया जा सकता है। बी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक कार के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है। तो व्यक्तिगत वाक दर्शा रहा है स्वनियमन, क्योंकि सायना क्या है, स्वयं से बात कर रही है, तो क्या हो जाएगा, स्वनियमन की बात करेंगे। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। बात करेंगे अगले प्रश्न की।
मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, जो मूल्यांकन पद्धतियाँ होती हैं उनका लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करने में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना किस प्रकार से होगी। तो अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। आपका अगला प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन किस प्रकार हो जाएगा। तो पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़वादियों को दर्शाएगा, क्योंकि यहाँ पे लड़के और लड़कियों की तुलना की जा रही है। आपका अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में किस प्रकार होना चाहिए। तो कोई भी अगर प्रगतिशील कक्षा होगी तो उसमें ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान किए जाएंगे, या प्रचुर मौके जो है प्रदान करने चाहिए। जब भी मौका मिलेगा तभी प्रगतिशील हो सकता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। ये दोस्तों ये प्रथागत को दर्शा रहा है, क्योंकि प्रथागतता जो होता है नैतिकता की अवस्था में एक बालक दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है, उसी के अनुसार सही अथवा गलत का निर्णय करता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत इसकी पुष्टि करता है, प्रथागत। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में देखा जाए तो कथन हमारा सही हो रहा है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। सभी जानते हैं, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक कारक, इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत होता है ये किस पर जोर देता है। तो ये दोस्तों बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर जोर देता है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो विकास का मुख्य गुण होता है विचार सोच में केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। विकास के संदर्भ में कथन देखा जाए तो जो हमारा कथन सही दिया गया कि विकास एक क्या है, बहुआयामी होता है। विकास कैसा होता है, बहुआयामी होता है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है। तो ये दोस्तों आपके सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। जीन पियाजे जी अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं। जीन पियाजे जी की बात हो रही तो स्कीमा या मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, ये बताइए एक समावेशी कक्षा है तो आप किस पर जोर देंगे। तो आपको जो है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार इनमें से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त रहेगा। और वह शब्दावली छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। विकलांगता के स्थान पर दिव्यांगता शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए और दिव्यांगता के प्रकार को 7 से बढ़ाकर 21 प्रकारों में किया गया। पहले 7 प्रकार के दिव्यांगता होते थे, अब 21 प्रकार के हो गए। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न, इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये होता है संवेदिक, मूर्त और अमूर्त में। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उसको किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। किस प्रकार की कक्षा में, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण के रूप में। आपके सीडीपी के क्वेश्चनों को हमने समाप्त कर लिया। अब आगे करेंगे गणित, मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जिसमें पेडागोजी के प्रश्न है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम होती है। देखिए दोस्तों, छात्रों के गलत उत्तर के पूरे हल देना,
इस प्रभाव में संभावना न्यूनतम होती है। गणित के शिक्षण अधिगम पर जो है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरा हल देना, ये प्रभाव जो है सबसे कम होती है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर होगा? क्या समझ रहा है रोहित? वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों है, यानी जो वर्ग है आपका ये आपका जो वर्ग दिया गया है ये एक आयत भी है और समचतुर्भुज भी। तो वैन हील के मानस चिंतन के अकॉर्डिंग किस चरण पर रोहित होगा? तो दोस्तों स्तर 2 के होगा। वैन हील का ज्यामिति जो विचार है 4 प्रकार के प्रस्तुत किए गए थे। जीरो में पहचान करना, विश्लेषण करना, संबंध, निगमन और सुदृढ़ीकरण। तो इसमें क्या हो जाएगा? संबंध में आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होगा। तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है? तो संवरक गुण के अकॉर्डिंग उल्लेखित किया जा सकता है। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? देखिए, नमूने के अवलोकन सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित होता है। क्या ये सही दिया गया है? बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, गलत है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाए। आपका अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? देखिए, प्राथमिक स्तर के पढ़ाना है तो संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और संख्याओं के अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, ए और डी को। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण होता है? और वह होता है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों को भाग बनाना। बी, सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गणित के विषय के प्रगति में गणित में विचारों को सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण होता है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ये आपका सत्य नहीं, क्योंकि कल्पना की आवश्यकता होती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों, निम्नलिखित क्रियाकलापों में किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन अर्थात दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना होती है? और वह होता है चौपड़ आकृतियों को पहचानने। अगला प्रश्न है, बच्चों को भिन्न संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त होता है? वह होता है क्विजनेयर की छड़ें। अगला, निम्नलिखित कथनों में से किसमें जो है संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? और वह हो जाएगा, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। क्या दिया गया है? मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। इसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव से हुआ है। पहले दूसरे तीसरे में ही जाएंगे, तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। अब अगला प्रश्न है कि शुद्ध कथन को पहचानना है। सभी कथन पढ़ने पड़ेंगे, सभी कथन पढ़ लीजिए। देखिए, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। बिल्कुल सही बात है। किसी आकृति का आधार उसका परिमाप ही निर्धारण करेगा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल शुद्ध दिया गया है, सही दिया गया है। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना है। यहाँ पे देखिएगा कि बीजगणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, कथन सत्य दिया गया है। अगला, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना है।
बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाए। अगला, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? सिंपल सा प्रश्न। शेषफल हमारा क्या दिया गया है? 5 दिया गया है। भाजक भागफल का 5 गुना है, यानी भाजक कितना होगा? 5 गुणे 2 बराबर 10 हो जाएगा। तो भागफल हमारा क्या निकल के आ गया? भागफल बराबर क्या आ जाएगा? 10/5 बराबर 2। ठीक है, तो 10 भाजक और 2 भागफल और शेषफल 5, ये हमारी संख्या निकल के आ गई। अब होता है भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक यानी 10 गुणे भागफल यानी 2 धन शेषफल यानी कि 5। जोड़ लीजिए, 10 दूना 20, 5 25 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है? देखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? माना जो 5 क्रमागत संख्या कैसे माना जाता है? x मानेंगे, x+1 मानेंगे, x+2 मानेंगे, x+3 मानेंगे और x+4 मानेंगे। ये हमारे 5 क्रमागत संख्याएं हैं और इनका योग बराबर 20 के बराबर कर लेना है। और जब इनका योग 20 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सभी का योग बराबर 20 कर लीजिए, x की वैल्यू आपकी यहाँ से 2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। तो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? संख्याएं, पहला 2, फिर x+1 था तो 3 हो जाएगा, x+2 था मतलब 2 धन 2 4, x+3 था मतलब 2 दिन 5 6, 2 3 4 5 6, ये हमारी संख्याएं निकल के आ जाएंगी। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग पूछा जाए। प्रथम 3 कौन सी हो जाएंगी? 2 3 4। तो 2 3 4 को जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 आएगा, यानी जो डी ऑप्शन कह रहा है वह आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ग के रूप में तार दिया गया है, 144 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में जोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर होता है भुजा वर्ग। तो भुजा अगर a सेंटीमीटर है यानी कि a² बराबर 144 के, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 12 वर्ग सेंटीमीटर। a की वैल्यू क्या आ गई? 12 वर्ग सेंटीमीटर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। नोट करते जाइए। और तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 12 बराबर 48 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे L धन B होगा बराबर 48 के दिया गया है। तो यहाँ पे हमारी B की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी? 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अभी क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 1 गुणे B बराबर मतलब 16 गुणे 8 बराबर 128 आ जाएगा। 128 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कंक्लूजन सही होना चाहिए। भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रम से बताना। सबसे बड़ी या दूसरी सबसे बड़ी, इसके लिए हमें सभी को अलग अलग डिवाइड करना होता है, सभी लोग जानते हैं। 5/6 को अगर करते हैं तो दशमलव में इसका मान आएगा 0.83। 3/4 का क्या आ जाएगा? 0.75। इनको भाग कर लीजिए। 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.50। 2/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.66। और 3/5 की वैल्यू आ जाएगी 0.60। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ी दूसरी भिन्न, सबसे बड़ी 5/6 वाली होगी, 0.83 सबसे बड़ी है। और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो जाएगी
3/4 0.75, यानी 5/6 और 3/4। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया गया है? सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? मान लीजिए गोष्ठी का निर्धारित समय x मान लीजिए, तब उसके सहकर्मी गोष्ठी के पहुंचने में लगा समय 40 मिनट। यहाँ पे क्या कर रहा है? देरी से पहुंच रहा है, तो x + 40 हो जाएगा सहकर्मी का उसका मिनट। तो अस्मिता को गोष्ठी में पहुंचने में लगा समय x + 10 मिनट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रश्नानुसार x + 10 बराबर 8:15 AM। क्यों? क्योंकि 15 मिनट पहले पहुंचती है 8:30 AM में, तो 8:15 ही होगा ना। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8:15 AM - 10 मिनट। तो कितना हो जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? 8:05 आ जाएगा, 8:05। तो राइट आंसर क्या होगा? 8:05। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? 8:05। 2 लाइन का उत्तर था। अगला प्रश्न है 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर वाले 18 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए? देखिए, वर्गों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे परिणामी क्षेत्रफल 48 हो। कैसे? 2 सेंटीमीटर × 24 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर × 16 सेंटीमीटर, 48 आना चाहिए बस। 4 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर × 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर × 48। ये 48 के गुणज हैं। वर्गों को व्यवस्थित तरीके कितने तरीके हो जाएंगे? 5 तरीके हमारे हो जाते हैं टोटल। अगला प्रश्न, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? 19वां स्थान है, बीच का है, तो 19 × 2 कर लीजिए और -1 कर लीजिए। 19 दूनी 18 में 1 घटाएंगे, कितना जाएगा? 19 दूनी 38 में 1 घटाएंगे तो 37 आ जाएगा। दोनों सिरों से 19वां स्थान आ रहा है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित? तो 19 दूनी 38 में 1 घटा लीजिए क्योंकि दुगना हो रहा है, या 18 दूनी 36, ये 18 यहाँ हो गए, 18 यहाँ हो गए, 18 दूनी 36, 19वां 37 होगा। हमने 19 × 2 करके 1 माइनस कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, किसी प्रकार से आप कर सकते हैं। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है यदि 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है। इसके अंगों का योग 9 है और इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो संख्या क्या होगी? समझिएगा, संख्या 6 से जो दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है, संख्याओं का योग 9 है, वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 63 हो जाएगी। एक लाइन में उत्तर। देखिए 63 या 72 दो होते हैं, लेकिन दहाई का अंक इकाई का अंक दुगना है, इसलिए 3 × 6 होता है। ठीक है, इसलिए 63 वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। क्रेयॉन, पेंसिल, स्केल, कैंची, रबर, चमकीला, परत, सजावटी, ये सारे दिए गए हैं। ठीक है, अब इनमें आपको ध्यान देना है, सबको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद फिर आपको यहाँ से पूछा जा रहा है, ये चीज़ें को इकट्ठा कर लेना है। क्या करना है?
सोहेल 1 पैकेट क्रेट, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 चमकीली कागज़, ये सारी चीज़ें लिख लेना है, जोड़ देना है केवल, ठीक है। यानी दशमलव का जोड़ आपसे बनना चाहिए। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 100 रुपये 50 पैसे टोटल जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न है। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है। मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी यात्रा का कुल समय कितना होगा? एक प्रश्न अवश्य आएगा, ध्यान लीजिएगा इस प्रकार का। राइट ऑप्शन आपका 29 घंटे 35 मिनट होगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, दोनों समय को माइनस करके पूरी कैलकुलेशन आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन निकालने के बाद आपका राइट आंसर 29 घंटे 35 मिनट आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपसे बनना चाहिए। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान अंक का 100वें स्थान का अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी है, 1 अंक वाली विषम संख्या है, तो संख्या क्या होगी? अगर आपके पास टाइम नहीं है, इस प्रकार के प्रश्नों को छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें टाइम अवश्य लगेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा 87,649, ठीक है। इसमें टाइम ज़रूर लगता है, अगर आपका लॉजिकल कार्य नहीं कर रहा है तो इस प्रकार के प्रश्नों को स्किप कर देना उचित होता है। 17,863 को पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? तीनों को जोड़ लीजिए, आपका 24,904 आएगा। मान लीजिए x घटाना है, x घटाने पर 17,863 की बात करते हैं तो x बराबर 24,904 को 17,863 में घटा लीजिए, 7,041 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा बात है। इन तीनों को जोड़कर आपको इसमें घटा लेना है, आपकी वैल्यू जो आएगी उसको लिख देना है। अगर 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है, बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी से भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या होगी? देखिए 16 लीटर धारिता वाली है, यानी कि 16 गुणे 1000 तो कितना होगा जाएगा? 16,000 मिलीलीटर आ जाएगा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है तो 1600 में 1600 मिलीलीटर हो जाएगा। और माना मग की धारिता अगर x मान लेते हैं तो 50 बार पूर्णतः भरा जा रहा है, यानी x गुणे 50 बराबर 16,000, यानी 16,000 बटे 50 x की वैल्यू अगर करते हैं तो आ जाएगा x बराबर 16,000 बटे 50 यानी 320 मिलीलीटर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक टैक्सी का मीटर 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया, उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी होगी? यानी पहले 2 किलोमीटर का आप 50 रुपये कर लीजिए और यानी कि बचा इसके बाद 208 रुपये। 208 में आपका 16 का भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 2 और 13 कितना हो जाएगा? टोटल 15 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, बहुत ही आसान सा प्रश्न रहता है, इतना कठिन नहीं रहता है, बस अभ्यास और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तालिका मारिया शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों में अंक दर्शाए गए हैं। ये मारिया के हैं, ये शहनाज के हैं और ये विषय दिए गए। अब इनमें से सही कथन को पहचानना है। कथन ये दिया गया है, नीचे ऑप्शन देखिए। सही कथन होगा कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। जब आप जोड़ेंगे, इनका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे तो प्राप्तांक मानक जो आपके समान होंगे। तो ये पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो समान वाला आपको सही कर देना है। अगला, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? देखिए, संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये प्रक्रिया आपकी वांछनीय हो जाएगी।
अगला प्रश्न है, गणित के कक्षा कक्ष के अध्यापक में निम्नलिखित में कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी हो मुझे बताइए। ऐसा प्रश्न दिया गया है। तो ये जो प्रश्न दिया गया है, ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं, यानी कि खुला सिरा वाला और बंद, ये दो प्रकार से पूछे जाते हैं। ए और सी ये दोनों क्या होंगे, ए सी क्या होंगे, बंद सिरे वाले होंगे। लेकिन उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात की जिनका माध्यक 4 है और आयतों के बारे में जो भी आपकी गणितीय जानकारी मुझे बताए, ये हमारे मुक्त सिरे वाले होंगे। ठीक है, बंद सिरे वालों का निश्चित होता है कि यही होगा और खुले सिरे वालों का निश्चित नहीं होता है। ठीक है, मैं इसको अब बात करें, अब हम आपके ईवीएस के प्रश्नों को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ईवीएस के प्रश्न दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर। आइए जान लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न दिया गया है कि ईवीएस में मानचित्र कौशल क्या होता है। ईवीएस में मानचित्र जो कौशल होता है वह स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। कक्षा 5 के समन्वयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। सबसे अच्छा उपाय होता है उसकी कठिनाइयों का पता लगाना और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। आपका अगला प्रश्न है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने की मदद करता है। अगला, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का केवल उद्देश्य दोस्तों, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों कुल 100 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना में भी मदद करता है और यह शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना में मदद करता है। यानी जो डी ऑप्शन दिया गया है, ACD वाला ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक होती है। किसकी सहायक होती है। पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्ण सीखने में प्रकृति सहायक होती है। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। देखिए, समानता के प्रति सरोकार, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, ये तीनों आपके हैं, लेकिन अवधारणा का मानचित्र जो है ये आपका व्यापक संकेतक नहीं होता। पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न करने को एक युक्त के रूप में उपयोग किया जा सकता है। किस युक्त के रूप में। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसे गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। इनमें से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा, और वह हो जाएगा नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगला, इकारा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। सभी लोग बताइए। इसलिए क्योंकि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य है जो तोरांग का अर्थ जंगल होता है, और वह राज्य दोस्तों झारखंड। झारखंड राज्य में जंगल को क्षेत्रीय भाषा में तोरांग कहा जाता है। ये आदिवासी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का संग्रह करके जीवन उपयोगी औषधि यहाँ के तैयार करती है। एक दिशा वाला अवश्य प्रश्न आएगा। ठीक है, आपका घर X में स्थित है, X ये मान लीजिए। आपका विद्यालय Y पर स्थित है, ये Y मान लीजिए। अब क्या है, आप सीधे नहीं जाना है, पहले आपको दक्षिण में 125 मीटर दूर जाना है। तो दक्षिण यानी हम जाएंगे 125 मीटर दूर।
इसके बाद फिर हो गया दक्षिण के बाद क्या कह रहा है, पूर्व में 100 मीटर लंबा जाना है, तो पूर्व में फिर हम 100 मीटर लंबा गए। अब वाई के सापेक्ष कह रहा है 100 मीटर वाई आ गए। अब यहाँ पे दिशा पूछी जा रही है, तो दिशा पूछी जा रही है मतलब 100 मीटर ठीक पश्चिम हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। मिर्ची जो है किस देश से आई थी, तो मिर्ची जो है दोस्तों हमारे दक्षिण अमेरिका से आई हुई थी। मिर्च, पपीता, आलू, मूंगफली, कृषि फसल, ये सारी चीज़ें जो हैं कहाँ से आई थी, तो आपके दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कोई लड़का नागरकोइल से मड़वार जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली, 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय के अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी का औसत चाल क्या होगा। इस प्रकार का एक प्रश्न अवश्य आएगा। इसका राइट आंसर होगा 38.5 किलोमीटर पर हावर्स। चाल बराबर दूरी बटे समय आपको निकाल लेना है, आपका यहाँ पे राइट आंसर पता चल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही कथन नहीं है। देखिए दोस्तों, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खियाँ होती है जो अंडे भी देती है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, यह गलत है। डी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में बनाया गया था। दोस्तों, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करना। तो पौधे को सहारा देना, भोजन संचित भंडारण करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। सभी लोग जानते हैं चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, लेकिन आपका मणिपुर नहीं है। ठीक है, तो नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आप सभी लोग पहचान रहे हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के लिए उत्पादक है। और वह दोस्तों गुजरात और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। सभी लोग थे बाज, चील और गिद्ध। अगला प्रश्न है, पोचमल्ली भारत के दक्षिण राज्य के एक कस्बा है जो सुंदरता में डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमल्ली ही कहते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध यह कस्बा किस राज्य का एक भाग है जहाँ पे पोचमल्ली साड़ियों का पहचान है, और वह दोस्तों तेलंगाना। दोस्तों, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के समूह को चुनना है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, और वह है आंवला, पालक और गुड़। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए जाना और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने, खुरदरे, लंबे, बौने, पीले, हरे इत्यादि। ये क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा हो जाएगा। किसने प्रयोग किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान को मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, वह राज्य कौन सा होगा। और वह राज्य है असम राज्य, सभी जानते हैं बारिश की वजह से। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की जो राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशा क्रम से बताना है। दिल्ली की स्थिति के अकॉर्डिंग दिल्ली से गांधीनगर की दिशा और बिहार की राजधानी पटना की दिशा, और वह है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। एकीकृत के लिए तो आप एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिला देंगे।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से आपका एक है और वह माना जाता है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आपका अगला प्रश्न है उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। देखिए दोस्तों, उपाख में निर्णय वाले ना मुख्य रूप से समस्यागत स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना। उपाख्यान अभिलेखों में ये दो चीज़ें आपको दर्ज नहीं करना चाहिए, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य करने से संबंधित लैंगिक विषमता, रूढ़वादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो स्मिता को एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित कर जो ऑटो चालक है। आपका अगला प्रश्न, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत यह चाहता था कि पाचन को संबंधित शिक्षार्थियों बालक बालिकाओं के विचारों को प्राप्त करना। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं। देखिए, इसका छात्रों के प्रगति निरागनी करना या निगरानी करना, बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए एक अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करना, ये तीनों रचनात्मक आकलन के संबंध में सही दिए गए। लेकिन रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, यह रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं, इसलिए अकॉर्डिंग टू राइट ऑप्शन सी ऑप्शन। आइए दोस्तों, बात करते हैं आपके हिंदी भाषा के प्रश्नों की बात करेंगे। हिंदी में यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है 121 से 128 तक रहेगा और ये दिया गया है कि किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की समस्याएं घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती है। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना, इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिया गया है, इस पर आप लोगों को ध्यान देना और फीडबैक करके आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आइए इससे रिलेटेड अब प्रश्नों की बात कर लेते हैं, संभावित प्रश्नों की बात कर लेते हैं। प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, छोटे बच्चों में छोटे विश्लेषण है। दिया गया प्रश्न, छोटे बच्चे में जो छोटा दिया गया है वह आपका विश्लेषण क्या हो जाएगा, गुणवाचक यहाँ पे हो जाएगा। अगला है पुनरावृत्ति में संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति में पुनः धन आवृत्ति संधि विच्छेद हो जाएगी। इसके बाद है कि इनमें से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तो से, के लिए, की, ये कारक चिन्ह है, लेकिन और आपका जो है कारक चिन्ह नहीं है। बाकी से, के लिए, की, ये हमारे कारक चिन्ह हो जाते हैं। पुस्तक का चयन किसके आधार पर करना चाहिए, अभी हमने जस्ट ऊपर की लाइन पे पढ़ा था। पुस्तक का चयन आयु वर्ग के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा, ठीक है, कि किताब विषय सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। वैसे अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। छोटे बच्चों की पुस्तक विषय मुख्य रूप से होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। तो आपने पढ़ा था किस प्रकार से होना चाहिए, दैनिक जीवन से संबंधित की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। तो बच्चों को जो है मज़ेदार शब्द दोहराना जो है आपका ज़्यादा अच्छा लगता है। आपका अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। सीखने की प्रक्रिया पुनरावृत्ति से क्या होता है, इससे क्या है, कुशलता प्राप्त होती है। आपका अगला प्रश्न है, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण किसको ध्यान देना है, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण किसको ध्यान देना है, कीमत को। कीमत को सबसे कम ध्यान देना है, बाकी आयु वर्ग, विषय और सामग्री पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपका अगला जो रहेगा अनुच्छेद, और यह अनुच्छेद दिया गया है, चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के, मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई
50 मीटर तथा इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक होता है, मजबूत और कठोर होता है। इन्हें चिनार वृक्ष के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है और इससे संबंधित आइए हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं। साथियों, चिनार की लकड़ी होती है किस प्रकार की होती है? तो चिनार की लकड़ी जो होती है वह सफ़ेद होती है। अगला है, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते, वाक्य में विशेषण शब्द बताना। वाक्य क्या दिया गया है? अतः कीमती फर्नीचर आदि नहीं बनाए जाते हैं, इसमें विशेषण शब्द की पहचान करना और इसमें होगा कीमती। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे विश्लेषण कहलाते हैं। छोटा, दयालु, सुंदर, अच्छा, बुरा, कीमती, ये सारे विश्लेषण हो जाते हैं। समूह से भिन्न शब्द बताइए। तो समूह से भिन्न शब्द आपका हो जाएगा लाल लाल, लंबी लंबी, कभी कभी, दोनों शब्द दिए गए लेकिन पतली दुबली दोनों अलग अलग दिए गए। बाकी लंबी लंबी शब्द लाल लाल कभी कभी दिया गया लेकिन पतली दुबली आपका ये अलग दिया गया। कुछ सिंपल सी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है सारे टफ प्रश्न आएंगे। इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं चिनार की लकड़ी आसानी से नहीं टूटती, आसानी से पॉलिश हो जाती है, आसानी से नहीं कटती, आसानी से कट जाती है, यह लकड़ी का गुण नहीं। अगला प्रश्न है, चिनार का तना होता है। तो चिनार का तना जो होता है किस प्रकार से होता है? तो चिनार का तना खुरदरा होता है। चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? तो यह अपनी छाल का रंग सर्दी के टाइम में जो है अपनी छाल का रंग जो है बदल देता है। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? देखिए, धूसर छाल, लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, लेकिन चिनार वृक्ष इन समूह से भिन्न हो जाता है, यानी कि 135 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न क्या हमारा कह रहा है? पेडागोजी के प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 15 प्रश्न करेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित होगा? तो प्राइमरी लेवल में भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो कथन उचित हो जाएगा कि बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने में अवसर देना। जहाँ भी अवसर बच्चों को दिया जाए, समझ लीजिए पेडागोजी में पॉजिटिव माना जाता है। बच्चों को भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों को क्या जरूरी होता है? भाषा प्रयोग के अवसर देना। मैंने कहा जहाँ भी अवसर देखिएगा पेडागोजी में, आंख बंद के भरोसा कर लीजिएगा उस ऑप्शन पर। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। तो माया समतः किसके कारण ऐसा करती है? तो माया दोस्तों डिस्ग्राफिया के कारण ऐसा कर पाती है, यानी कि लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिख देना। तो लिखने संबंधी जो अक्षमता है वह उसको डिस्ग्राफिया बोला जाता है। भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत किससे संबंधित होता है? तो भाषा अर्जन का सिद्धांत जो है वो आपके चॉम्स्की के अकॉर्डिंग होता है। चॉम्स्की का भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत यह है, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक अन्वेषण भी साथ साथ चलता रहता है। आपका अगला प्रश्न है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर होगा? देखिए, बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखो। अगला प्रश्न देखिए, पोर्टफोलियो मदद करता है। तो पोर्टफोलियो जो होता है वह किस में मदद करता है? आप सभी लोग जानते होंगे, पोर्टफोलियो जो होता है क्रमिक प्रगति का आकलन करने में मदद करता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भाषा का मनुष्य की और खालिस्तान मनुष्य के साथ गहरा संबंध होता है। तो भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की और आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो इन दो जगहों पर हमें कलेक्ट करके सही आंसर चुनना है। तो ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों में आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है कि आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। तो ऐसा करने से पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है अर्थ का निर्माण करना।
आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका जो आधार है, इसका आधार परस्पर अंतःक्रिया हो जाए। अगला प्रश्न है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है या होता है, जिससे सर्वाधिक योगदान होता है। इससे सर्वाधिक योगदान राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का होता है। साथियों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या होती है? सबसे पहली शर्त यही होती कि निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। आपका अगला प्रश्न है, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो मातृभाषा का प्रयोग करना क्या कहलाएगा? स्वीकार होगा। ये क्या है? स्वीकार है। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषाओं में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बेन का प्रयोग किया जाता है। तो रूपा का उद्देश्य क्या होता है? तो रूपा का उद्देश्य बहुभाषिकता को संबोधित करना। तो ये हमने दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट किया आपके प्रीवियस ईयर सी-टेट का। आई होप सभी प्यार मित्र अच्छे समझ गए होंगे। और लगभग बता देता हूँ 20 से 25% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट है। बाकी डेली क्लास होती है। सी-टेट एग्जाम को पता करना है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके लेटेस्ट अपडेट पर डेली 7 PM पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।